एक छोटे से गांव में सूर्यनगर एक मेहनती किसान रमेश अपनी पत्नी राधा और 2 बच्चों संजय और कविता के साथ रहता था। रमेश अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और जल्द ही कविता की शादी तय हो गई। अरे संजय सुनो, तुम्हारी माँ और मैं कविता की शादी का निमंत्रण देने तुम्हारी नानी के गांव विजयनगर जा रहे हैं। शाम तक लौट आएंगे, तब तक घर का ख्याल रखना। पिताजी, आप क्यों जा रहे हैं? अगर आप कहें तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, हमारे घर की यह पहली शादी है, तुम अकेले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम दोनों जाकर शादी का निमंत्रण देकर आते हैं। ठीक है पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे। सुबह से शाम हो गई और अंधेरा भी घिर आया। संजय और कविता अपने माता पिता के लौटने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक आदमी वहां आया और बोला, अरे संजय, गजब हो गया। जिस बस से तुम्हारे माता पिता वापस लौट रहे थे, उस बस का खाई में गिरकर भीषण अपघात हो गया और पता चला है कि उस बस में कोई जिंदा नहीं बचा। इतना सुनते ही कविता और संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। उनके माता पिता का अंतिम संस्कार किया गया। 2-4 दिन बीत गए और फिर संजय के चाचा अनिल ने कहा, अरे बेटा, अब तुम्हें संभलना पड़ेगा। अब सारी जिम्मेदारियां तुम्हें ही निभानी पड़ेगी। तुम्हारे माता पिता का सपना था कि कविता की शादी धूमधाम से हो और तुम्हें यह सपना पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर धूमधाम से कविता की शादी करेंगे। हम यह शादी टूटने नहीं देंगे। अनिल की पत्नी सुनीता दूर से ही यह सब सुन रही थी। वह पास आकर बोली, यह तुम बाहर क्या बातें कर रहे थे? बड़े आए कविता की शादी करने वाले। हमारे पास क्या खजाना है जो तुम शादी के लिए इतना आगे आगे कर रहे हो? कोई जरूरत नहीं है यह सब करने की। संजय देख लेगा। अरे भाग्यवान, तुम यह क्या बात कर रही हो? वह कोई गैर नहीं, मेरे सगे भाई का लड़का है। मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अभी उसका बुरा वक्त है तो हमें ही उसकी मदद करनी पड़ेगी। सुन लो जी, मैं ऐसी कुछ नहीं जानती। अगर आपने उसकी मदद करने की कोशिश की तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, बता दे रही हूँ। हाँ, आपको जो करना है कीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। चाचा सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद संजय के पास जाकर बैठ गया और बोला, अरे संजय बेटा, तुम्हारी चाची की माँ की तबीयत जरा ज्यादा ही खराब हो गई है, तो हमें तुरंत ही निकलना पड़ेगा। हाँ चाचा जी, अगर ऐसी बात है तो आप चाची को लेकर अभी चले जाइए। यह सब कहकर चाचा और चाची वहां से चले गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। लड़के वालों के यहाँ कविता की होने वाली सास श्रीमती शर्मा अपने पति श्री शर्मा से कहती है, अजी सुनते हो, मुझे लगता है हमने हमारे लड़के की शादी तय करते वक्त थोड़ा कम दहेज मांग लिया है, क्योंकि मेरी एक रिश्तेदार मुझे कह रही थी कि अगर तुम मेरे पहचान में शादी करवाती तो मैं इससे भी ज्यादा दहेज दिला कर देती। क्या आपको नहीं लगता कि हमने दहेज थोड़ा कम ले लिया है? पर भाग्यवान, अब हम कर भी क्या सकते हैं? अब तो शादी तय हो चुकी है और शादी तय करते वक्त हमने दहेज भी तय कर लिया है। अब दहेज को बढ़ाया नहीं जा सकता। वह हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अब हम कुछ नहीं कर सकते। पर आप अगर मेरी बात माने तो मेरे पास एक तरकीब है। जिस दिन कविता के पिताजी दहेज लेकर आए थे तब संजय उनके साथ तो नहीं आया था। हम उसे कह देंगे कि तुम्हारे पिताजी ने 30,000 नहीं, सिर्फ 10,000 ही दिए थे। हाँ, तुम सही कह रही हो। यही अच्छा मौका है उनसे और पैसे निकलवाने का। मैं कल ही उनके घर जाता हूँ। अगली सुबह कविता का होने वाला ससुर श्री शर्मा वहां पहुंचा और बोला, अरे संजय बेटा, कैसे हो? मैं बहुत दिनों से आने की सोच रहा था, पर इतना सब कुछ हो गया तो तब मैं शादी की बात को आगे बढ़ाना सही नहीं समझा। लेकिन कभी न कभी तो हमें यह करना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि कुछ बातें अभी तुमसे लेनी चाहिए। अभी घर में तुम ही एक बड़े हो तो तुम्हें ही सारे फैसले करने पड़ेंगे, और अब तुम्हारे पिताजी की जगह पर तुम ही हो तो मुझे तुमसे ही बात करनी होगी। बोलिए ना, क्या बात है? वो क्या है ना, जब तुम्हारे पिताजी दहेज देने आए थे तो उन्होंने सिर्फ 10,000 ही दिए थे। 20,000 शादी से पहले दे देंगे, ऐसा वादा किया था।
यह आप क्या बात कर रहे हैं? पर मेरे पिताजी ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा था। हाँ बेटा, पर तुम तो वहां नहीं थे ना। तुम तो पढ़ाई के लिए बाहर गए थे, शायद तुम्हें नहीं बताया होगा। पर क्या करें, जो तय हुआ था उसी तरह से ही होगा। अब बाकी के 20,000 तुम्हें ही देने पड़ेंगे। और एक बात मैं तुम्हें बताऊं, हमारे कुछ रिश्तेदार तो और ज्यादा दहेज देने को तैयार थे, पर हमने उनकी न सुनकर यहाँ रिश्ता तय कर दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम हमारा इतना मान तो रख लोगे। ठीक है, मैं कुछ न कुछ करके 20,000 का इंतजाम कर दूंगा। बस मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर लड़के का बाप वहां से चला जाता है। तभी कविता संजय से बोलती है, भैया मैं ये शादी नहीं करूंगी। क्यों, क्या हो गया कविता? आप इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? और अब तो माँ बाप भी नहीं है, आप अपने आप का ख्याल कैसे रखोगे? मैं चली जाऊंगी तो आप अकेले पड़ जाओगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम क्यों इतना फिक्र कर रही हो? मैं सब संभाल लूंगा। और तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाने की हमारे माता पिता की आखिरी ख्वाहिश थी। अगर तुमने ही मना कर दिया तो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। और क्या तुम उन्हें खुश नहीं देखना चाहती? अगर मैं तुम्हारी शादी नहीं कर पाया तो वह मुझसे नाराज हो जाएंगे। और तुम क्यों चिंता करती हो? मैं सब संभाल लूंगा। हमारे पास खेत है ना, मैं हमारे खेत में बहुत मेहनत करूंगा और तुम्हारे दहेज के पैसे जमा कर लूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। संजय खेती करने के लिए खेत में जाता है तो वहां से धनीराम आकर बोलता है, रुको संजय, तुम इस जमीन पर खेती नहीं कर सकते। क्यों धनीराम जी, यह जमीन मेरी है। मैं मेरी ही जमीन पर खेती नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है? यह जमीन तुम्हारी है, नहीं ठीक? अब यह जमीन मेरी है। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? होश में तो हैं? मैं तो पूरे होश में हूं। लगता है तुम ही होश में नहीं हो। अपने माता पिता को खोने की वजह से तुमने होश खो दिया है। मेरी ही जमीन पर खड़े होकर मुझसे बहस करते हो। यह क्या बकवास है? यह जमीन मेरी है। आप इसे अपनी जमीन कैसे कह सकते हैं? क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हारी बहन की शादी के लिए यह जमीन बेचकर पैसे लिए हैं, इसलिए यह जमीन अब मेरी है। यह सरासर झूठ है धनीराम। मेरे पिताजी ने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए। अगर ऐसा होता तो वह मुझे बताते। और वैसे भी मेरे पिताजी को पैसे लेने की जरूरत थी ही नहीं। उनको अगर उन्हें पैसे ही चाहिए होते तो वह जमीन गिरवी रखते, ना कि उसे बेच देते। मेरे पिताजी ने कभी भी मुझे जमीन के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर ऐसा सचमुच हुआ होता तो वह मुझे बताते। तुम झूठ बोल रहे हो। यह सब नाटक मेरे सामने मत करो। यह तेरे लिए जमीन अब मेरी है और इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। निकलो यहाँ से। मेरे पास सबूत है। यह जमीन मेरे नाम पर है। इसके कागजात भी मेरे पास हैं। उस पर साफ साफ लिखा है कि यह जमीन अब मेरी है। मैं ही इस जगह का मालिक हूं। अब निकलो यहां से। धनीराम, यह तुम ठीक नहीं कर रहे। मेरे माता पिता के गुजरने का फायदा उठा रहे हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह जमीन तुम्हारी है और मेरे पिताजी ने तुमसे पैसे लिए थे? अरे जाओ जाओ, जिसके पास जाना है। अब जमीन मेरी है और मेरी ही रहेगी। तुम कुछ भी कर लो, यह जमीन मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा। इसके बदले मैं तुम्हारे पिताजी को पैसे दे चुका हूं। संजय गुस्से से घर जाता है। कविता पूछती है, क्या हुआ भैया, आप जल्दी आ गए और बहुत गुस्से में भी लग रहे हो। कोई बात हुई है क्या? कविता, हमारे माता पिता के गुजरने का लोग फायदा उठा रहे हैं। वह सेठ धनीराम हमारी जमीन को अपनी जमीन बोल रहा है, जबकि कोई जिससे कि पिताजी ने उसे कोई जमीन नहीं बेची है, फिर भी कहता है कि पिताजी ने उससे जमीन बेचकर पैसे लिए हैं। अगर ऐसा ही होता तो पिताजी हमें इस बारे में बताते। यह सरासर झूठ है। मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि पिताजी जमीन बेच सकते हैं। अरे वह जमीन कितनी पुरानी है और कितनी उपजाऊ है। पिताजी उस जमीन को कभी बेच ही नहीं सकते। वही तो हमारे जीने का सहारा है। भैया अब हम क्या करेंगे? वह जमीन वापस कैसे लेंगे? कविता, उस जमीन के कागजात हमारे पास होंगे ना। जाओ, जाकर तुम देखो और मुझे दे दो। मैं अभी सरपंच जी के पास जाता हूँ।
भैया वो कागजात नहीं मिल रहे। मैंने पूरे घर में ढूंढा, घर में कागजात नहीं है। क्या कह रही हो कविता? ऐसे कैसे हो सकता है? कागजात तो घर में ही थे, कहाँ जा सकते हैं? कहीं चोरी तो नहीं हो गए? पता नहीं भैया, लेकिन अब क्या होगा? बिना कागजात के हम साबित कैसे करेंगे? तुम चिंता मत करो कविता, मैं सरपंच जी के पास जाकर आता हूँ। भले ही कागजात नहीं है, लेकिन सारा गांव जानता है कि जमीन हमारी है। फिर संजय सरपंच जी के पास जाता है और इस बात पर पंचायत बैठाई जाती है। सरपंच जी, यहां खामखा आपका वक्त जाया हो रहा है। वह जमीन अब संजय की नहीं, मेरी है। संजय के पिताजी ने मुझे वह जमीन बेच दी थी। उसके पास उसकी बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं थे। उसने जमीन बेचकर मुझे पैसे लिए हैं। यह झूठ है सरपंच जी, पिताजी ने इससे कोई पैसे नहीं लिए। यह बहुत बड़ा झूठा है। यह मेरे माता पिता के गुजरने का फायदा उठा रहा है। हम बिना सबूत के कोई फैसला नहीं लेंगे। तुम दोनों अपने अपने पक्ष में सबूत पेश करो, उसके बाद ही फैसला सुनाया जाएगा। सरपंच जी, मेरे पास सबूत है। मेरे पास जमीन के कागजात हैं जो संजय के पिताजी ने मेरे नाम किए हैं। इसमें तो साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे पिताजी ने धनीराम को यह जमीन बेच दी है। यह नहीं हो सकता सरपंच जी, यह झूठ है। आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरे पिताजी ने कोई जमीन नहीं बेची इसे। इसे क्या पता सरपंच जी, यह तो तब यहां पर था भी नहीं। इसके पिताजी ने इसको नहीं बताया। इसमें मैं क्या करूं? जमीन तो अब मेरी ही है। संजय, तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि जमीन धनीराम की नहीं तुम्हारी है? तुम्हारे पास जमीन के कागजात हैं तो लेकर आओ। नहीं सरपंच जी, मेरे पास जमीन के कागजात नहीं हैं। पता नहीं, मुझे लगता है वो कागजात चोरी हो गए। देखा सरपंच जी आपने, यह कितना झूठा है। झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। इसके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए बहाने बना रहा है कि कागजात चोरी हो चुके हैं। कागजात हैं ही नहीं तो कहां से मिलेंगे? इसकी बात का भरोसा मत कीजिए और अपना फैसला सुनाइए। सबूत के आधार पर हम यह फैसला सुनाते हैं कि यह जमीन अब धनीराम की हो चुकी है, क्योंकि धनीराम के पास सबूत है और सीधी सो जमीन के कागजात भी हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि संजय के पिताजी ने धनीराम से पैसे लेकर उसे जमीन बेची है। अब संजय का इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। यह सुन संजय को बहुत बड़ा धक्का लगता है और धनीराम बहुत खुश हो जाता है। घर जाकर धनीराम मन ही मन सोचता है, यह हुई ना बात, मानना पड़ेगा मेरे दिमाग को। देखा रेखा, कितनी आसानी से मैंने संजय की जमीन हड़प कर ली। उसके बाप ने जमीन बेचना तो दूर, कभी मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया था। अपने आप को बहुत बड़ा स्वाभिमानी जो समझता था। उसकी जमीन पर मेरी कब से नजर थी। मैंने उससे बहुत बार बड़ी बड़ी रकम देनी चाहिए, लेकिन उसने जमीन बेचने से साफ साफ मना कर दिया। कुछ भी बोलो, उसकी जमीन बहुत उपजाऊ है। मुझे यह जमीन किसी भी हालत में चाहिए थी। वाह, ऊपर वाले तेरा खेल ही निराला है। तूने तो मुझे बिना पैसे के ही जमीन दिलवा दी। अच्छा हुआ जो दोनों मर गए। अगर वह दोनों न मरते तो मुझे यह जमीन नहीं मिल पाती, और मैंने बड़े ही चालाकी से उसके घर से वह कागजात चोरी करा लिए। बेचारा संजय, उसे एक सबूत भी नहीं मिल पाया, और तो और पटवारी को पैसे खिलाकर जमीन अपने नाम पर करवा ली। इसे कहते हैं दिमाग। अब वह संजय कुछ भी कर ले, मुझसे जमीन नहीं ले सकता। अब जमीन मेरी हो चुकी है। मेरा बहुत पुराना सपना अब पूरा हुआ है। आज मैं बहुत खुश हूं। भैया, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कमाई का वही एक जरिया था। अब हम हमारा गुजारा कैसे करेंगे? उस धनीराम ने बड़े ही चालाकी से हमारी जमीन हड़प कर ली। तुम चिंता मत करो कविता, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।